देखिए अगर हम फिजिक्स को शुरू करने जा रहे हैं और वेक्टर के बिना हमने शुरुआत कर ली तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। पहले वेक्टर नहीं समझेंगे तब तक हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मैथ का एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो हर जगह अब इस्तेमाल में आता है ना। तो कोई बताना चाहेगा वेक्टर किसे कहते हैं? अरे वेक्टर ये होता है ना 2i कैप 3j कैप 5k कैप, बताइए ऐसा ही होता है ना। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए उस कॉर्नर से एक तितली है, वो चलना शुरू करती है और यहां तक आ जाती है, बीच तक, इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है ना। लेकिन उसमें शर्त यह है कि इसका जो डिस्टेंस नापा जाएगा वो सिर्फ दीवारों से नापा जाएगा, वॉल से और सीलिंग से और या फिर फ्लोर से। कैसे नापेंगे? ऐसा तो नहीं है हम वहां से नाप सकें, क्योंकि जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो हम स्पेस में बात करते हैं, काफी चीजों की बात करते हैं। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बनाएंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जहां से हमें चीजों को नापना होता है ना, वो नहीं बताएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। इसलिए हम कोई एक पर्टिकुलर चीज डिसाइड करते हैं, एक पॉइंट डिसाइड करते हैं जहां से हम किसी चीजों को नाप सकते हैं, ठीक है। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम उससे नापना शुरू करते हैं और हमारा जो डिस्टेंस होगा, जो हमारी दूरी होगी, वो इस वॉल से होंगी, दोनों वॉल से होंगी, या फ्लोर से होंगे, या सीलिंग से होंगे। तो बताइए कैसे नापेंगे इसे? एक बात बताइए मुझे, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ऐसे बीच में, ठीक है, सब बच्चे ध्यान देंगे, मैं कहता हूं कि फ्लोर से उसका डिस्टेंस है कितना है 10, क्या मान लें? सेंटीमीटर कैसे मान लेंगे? सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, चलो फीट में मान लेते हैं, 10 फीट, बताओ, है ना, ठीक है। इस पॉइंट का जो इस दीवार से डिस्टेंस है वो कितना है? कितना मान लें? 7 फीट, ठीक, गुड। उस दीवार से कितना मान लें? 6 मान लेते, 6 फीट मान लेते, 6 फीट मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई तितली वहां से लेके यहां तक चल के आई है तो उस दीवार से उसका डिस्टेंस है 6, इस दीवार से कितना है 7, और फ्लोर से कितना है 10, ठीक है। तो अगर हमें इतनी जानकारी मिल जाए तितली के बारे में तो क्या हम ये बता सकते हैं वो वहां से कितनी दूरी पे? बिल्कुल बता सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो इस जानकारी को हम लिखते कैसे हैं? इस जानकारी को हम लिखेंगे 6i कैप 7j कैप 10k कैप। समझ पा रहे इस बात को? अब तक वेक्टर पढ़ के आए हैं, आप साथ ये भूल कर रहे होंगे कि ये i क्या होता है, j क्या होता है, k क्या होता है। ये असल में दिशा बताते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब दुनिया ऐसा तो नहीं 2D में रहती है, मतलब ऐसा तो नहीं हम चींटी जैसे हों, सिर्फ इधर घूम रहे हैं, हम ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जा सकते हैं, ठीक है। हम पूरा जो 3 ऑब्जेक्ट में काम करते हैं, 3D में, ठीक है। तो हमारे पास जब रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, ठीक है। हमें 3 डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है आपका z एक्सिस, ठीक है। जब मैं इस तरह कुछ भी लिख लेता हूं, ये तो तितली की जानकारी है हमारे पास, है ना। जब भी मैं ऐसा कुछ लिख लेता हूं तो ये i मतलब होता है x एक्सिस, यानी कि कोई तितली x एक्सिस की दूरी पे कितना चली है, बताइए? 6 चली है, ठीक है। मुझे बताइए कोई जो तितली है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चली है? 7 चली है, और z एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चली है? 10 चली है। ये जानकारी होती है वेक्टर में, ये अपने अंदर एक जानकारी छुपा के रखता है। ये मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ये बता दूंगा कितना चली है और किस तरफ चली है। कल को मैं बोल दूं कि सर आपसे मेरी दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर मेरी आपकी दूरी है 5 फीट, और मैं इस जानकारी को किसी को दे दूं, जैसे रूम में कोई नया बंदा एंटर हुआ, मैं बोलता हूँ कि ये जानकारी मैंने दे दी कि मैं उनसे 5 फीट की दूरी पे हूँ, तो क्या इस जानकारी के साथ आप मुझ तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 5 फीट पीछे भी तो जा सकते हैं वो। अरे अब मुझे बताइए, ये कहते हैं 5 फीट जाना है आपसे दूरी, तो 5 फीट पीछे भी तो जा सकते हैं। मैं भगवान टाकी चौराहे पे खड़े होकर कह दूं कि सर मैं 100 मीटर दूरी पे हूँ आपसे, तो पता चल गया वो संजय पैलेस की तरफ पीछे चले गए। ये भी तो हो सकता है। ये बताना पड़ेगा कि नहीं सर दयालबाग की तरफ आ जाओ, ये तो बताना पड़ेगा ना। बताइए, हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि नहीं? किसी चीज को बताने के लिए डायरेक्शन तो हमें चाहिए। तो हमें 2 चीज चाहिए होती है, एक चाहिए होती है कितनी दूरी और
अच्छा, क्या ये दो चीजें समझ गए आप? हम जब भी वेक्टर की बात करते हैं तो ये दो चीजें जानकारी इकट्ठा करके वो चलते हैं अपने अंदर, कि आप मैं आपको बता दूंगा कितना चले हैं और किस तरफ चले हैं, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ वेक्टर लिख के दे रहा हूं और आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि वो कितना दूरी दूरी चले हैं, कितनी कितनी एक्सेस है। ठीक है, आप ये कर पाएंगे? छोटा सा काम, चलो। सबको ऐसे लिखना है जैसे x के नीचे y के नीचे इतना इतना चले। ठीक है, इतना कर सकते हो ना? चलो, चलिए करिए। ये नहीं बनाना आपको, मेरे को जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो आप लिखिए सर x y और z, है ना? तो x के लिए नीचे लिख दीजिए 5, इसके नीचे लिख 7, इसके नीचे 10। ये जानकारी चाहिए मुझे, है ना? समझ पा रहे हो आप? सब कर पाओगे? सब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए करिए तब तक। आप सब ने कर लिया? सारे बच्चों ने हाथ खड़ा करिए जिसने नहीं किया। नहीं किया जिसने, चलो थोड़ा सा और टाइम लीजिए, सब करिए। करिए सारे बच्चे करिए। हो गया? आप सबने कर लिया? लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो। आप तो चलिए शुरू करते हैं फिर आपके साथ। हम भी कुछ देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूं, फिफ्थ की। जरूर थोड़ा हर बार फर्स्ट से शुरू हुए, हम फिफ्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे जानकारी दीजिए, ये एक्स की डायरेक्शन में कितना चला है? 10 चला है। अच्छा, वाई की डायरेक्शन में -5 चला है। मुझे बस एक बात बता दीजिए कि -5 का क्या मतलब है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि जैसे वो पॉइंट है, ओरिजिन जानते हो आप? ओरिजिन ये आपने लिखा देखा, ये जानते हैं ओरिजिन जहां से शुरुआत करते हैं। अरे जैसे ये y है, ये x है और ये z है, तो यहाँ पे 0,0 होता है ना, ये पॉइंट जहां से शुरुआत करी जाती है ना? ये तो जानते हो आप? ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं वो ओरिजिन है, वो वाला पॉइंट, वो कॉर्नर। ठीक है, जब भी मैं आपको रेफरेंस की बात करूंगा, 3D की बात करूंगा, डायरेक्शन की, तो वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। जैसे वो ओरिजिन है, ठीक है, इस तरफ जो है y एक्सिस है, उस तरफ x एक्सिस है, उस तरफ z एक्सिस है। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इस फ्लोर के नीचे कोई रूम नहीं है? इसके पीछे कुछ होगा ना? ठीक है, तो जरूरी थोड़ा है कि अगर ये y एक्सिस है तो इस तरफ ही चले, हो सकता है उस तरफ चल जाए, वो है ना, चल सकता है ना? तो y डायरेक्शन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो बस ये माइनस ये दिखाता है कि वो उल्टा भाग रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। बस इस माइनस का यही मतलब है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, यही ये चीज को बता रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो बताइए जेड डायरेक्शन में कितना 6 चल रहा है, इसमें बताइए मुझे। 7 5 -7, इसमें 10 1 7, है ना? ठीक है, इसमें कितना चलेगा? 8, इसमें अरे ये तो बता दिया था मैंने। इसमें दिक्कत है, ये वाला दोबारा बता दूं क्या? नहीं, वो एक चला है, एक चला है, ये एक है 1। अरे मैं बता रहा हूं, अगर मैं मान लीजिए मैं x लिख लेता हूं, x कोई भी, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई 1 तो रहता ही है, बताइए, है ना? तो ये 1 चला है 1। अगर जैसे 0 चला होता तो यहां पे तो क्या लिखा हो रहता? देखिए, चले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। देखिए, मैं लिख रहा हूं 10 i कैप प्लस 5, ठीक है। इसके बारे में जानकारी चाहिए, कहां तक क्या चला है। चलिए सारे बच्चे इस जानकारी
और जेड में और वाई में 1 नहीं, 0 चला है, उसमें कोई जानकारी नहीं दे रखी। मैं बता रहा हूं इसे कैसे लिखेंगे और अच्छे से कैसे लिखेंगे। इसे लिखेंगे 10 i कैप 0 z कैप 5 k कैप। देखो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, तो 0 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका तो 0 आ जाएगा, तो इसे लिखने का कोई तरीका मतलब कोई फायदा नहीं है। तो ये यहाँ पे 0 अपने आप मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन में कितना चला है, 0 चला है। इससे पहले हम आगे बढ़े, ये तो हमने वेक्टर समझ लिया, ये तो मैं दिशा बता चल गई कि सर आपने बता दिया इतना चला है, लेकिन मुझे ये भी तो जानना है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला है। ये तो आपने मुझे यही तो बताया है कि अगर यहाँ पे पॉइंट है तितली है तो इससे कितना चला है, यहाँ से कितना चला है फ्लोर से, और उससे कितना चला है। ठीक है, ये तो वो जानकारी है, लेकिन मुझे ये भी तो जानना है कि उस पॉइंट से ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी। वही तो एक्चुअल है, वही तो मतलब की चीज है। बताइए, वही तो मतलब की चीज है ना। हाँ, वैल्यू रख के अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं इसे हम। बताइए, इसको निकालने का तरीका है, आप सबने पढ़ा है, कोई इनपुट देना चाहे तो बताओ। चलिए इधर ध्यान दीजिए। देखिए मैंने ये वेक्टर लिखे, ठीक है, इन्हें ऐसे ही लिखते हैं। बताइए ऐसे ही लिखते हैं इन्हें। अरे बताओ, x, y और z। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये x एक्सिस की डायरेक्शन में x डिस्टेंस चला है, y की डायरेक्शन में ये y डिस्टेंस चला है, और z की डायरेक्शन में ये z चला है। जो x y z है, पहले मैं नंबर्स लिख रहा था, अब मैं कोई वेरिएबल मान लेता हूँ। वेरिएबल पता है ना आपको, किसी कुछ भी लेट कर लेते हैं, आप बचपन से करते आए हैं 9 10। ठीक है, तो अगर मुझे जानना है कि यहां से लेके यहां तक चला है तो उसको निकालने का तरीका है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, क्या आप इससे इस चीज से फेमिलियर हो? √5 नहीं हो, आप फेमिलियर नहीं हो? कौन कौन फेमिलियर नहीं है इस चीज से? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आप इसका मतलब समझ पा रहे? √5 अगर मैं लिख रहा हूं तो उसका क्या मतलब, ये तो पता है ना आपको, रूट वगैरह स्क्वायर, ये तो ठीक है। चलो, अगर मुझे जानना है कि अगर कोई भी तितली x की डायरेक्शन में x चली है, इसकी डायरेक्शन में y चली है, इसकी डायरेक्शन में z चली है, और अगर मुझे एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना, जो असली में डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, तो उसका तरीका ये है, मैं रूट लगाऊंगा और मैं लिखूंगा x² y² और z²। ये एक्चुअल डिस्टेंस होता है। हाँ, रिपीट कर दूं मैं। देखिए, मैं कहता हूं कि x की डायरेक्शन में ये चला है, ये आप समझ गए, ठीक है। तो अगर मुझे एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है d, यहां से लेके यहां तक का, मैं ये कोई तितली मान लेता हूं, ठीक है, वो इतना चली है, ये तो आप समझ पा रहे हो, और मुझे फाइंड करना है एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x को x² लिखूंगा, जो एक्चुअल डिस्टेंस चली है उसको, y को y² और z को z²। मैं आपको फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं, कभी कभी मैग्नीट्यूड वगैरह आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूं। अब बताइए इनमें से किसका डिस्टेंस निकालूं मैं, एक्चुअल डिस्टेंस पहले का निकालूं, फोर्थ का निकालते हैं। चलो मुझे बताइए x कितना डिस्टेंस चला है, फोर्थ 7 चला है, 7² 5² माइनस 7², बताइए। देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, सब सहमत हो उस बात से? हाँ, ये क्या होगा, 25 होगा, माइनस नहीं होगा। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, एक चीज, कि अगर जैसे मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है ना, और अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूं तब भी 4 आएगा, क्योंकि माइनस चीज का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाती है, दोनों में सेम आंसर आएगा। क्या आपको ये बात पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो +1 आता है ना?
इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो ये होता है माइनस इंटू माइनस टू, टू टू तो चलो 4 हो गया है ना, तो ये हो जाता है -1 तो ये पॉजिटिव 4 आ जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो अब मुझे बताइए यहां पे क्या आएगा, हाँ क्या आएगा 49। अब सारे बच्चे मुझे ऐड करके बताएंगे कितना आ रहा है। नहीं नहीं, पहले मुझे ये सम करके बताओ जल्दी। अंडर रूट में बाद में मैं निकालता हूं, अगर निकालने के लिए अगर सुविधा होगी तो निकाल लेंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या आ रहा है 123 123 पक्का ना। चलो ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। हम इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट रूट तो हमें पता नहीं है, नहीं पता तो यहीं छोड़ दो। ठीक है, और अगर हमें फाइंड करना है तो कह सकते हैं 11 के लगभग आएगा कुछ। वो कहे सर आपको कैसे पता, क्योंकि 121 का रूट 11 होता है और 121 के पास है, तो मैं कहूंगा 11 के लगभग आएगा। तो क्या आपको ये पता चल गया यहां से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस है। अब एक पांचों का निकालो, हाँ ये नोट कर लीजिए और पांचों को निकालिए। फिर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इसमें से आ गया ना, इसे नोट कर लेना, इसे फॉर्मूले को, है ना। मैं जब भी पूछूंगा मैग्नीट्यूड निकालो तो बस ये निकाल के दिखा देना मुझे। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पे जब चार्ज की बात कर रहा हूं, हेलो, मैं यहां चार्ज की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एक सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, मैं यहां पे E- लिख दूं, इलेक्ट्रॉन E- क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मैं यहां पे ये इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है ना, इसके पास चार्ज है। और ये कैसे पता चलेगा कि मेरे पास चार्ज है कि नहीं, मान लीजिए कैसे पता लगेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये माइक भी है। हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कैसे इनमें भिन्नता लाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि इसमें है कि नहीं। मैं वो दो ऑब्जेक्ट लेता हूं, ए और बी, ठीक है। इस वक्त इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसे दे दिया। अरे एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसमें से किसको दे दिया, दे सकते हैं, ठीक है। अब सब छोड़िए, आपने बचपन में स्कूल में किया होगा कि जो स्केल है बालों में घिस के आपने कागज उठाया होगा, सबने किसने किया है, सबने किया है ना। तो आपने क्या किया, आपने असल में क्या किया, जो स्केल लिया आपने बालों से घिसा और बालों और स्केल में घर्षण हुआ, उसके से कुछ चार्ज का ट्रांसफर हो गया, चार्ज इधर उधर चले गए, तो किसी के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। तो जब वो कागज के पास गए, ठीक है, तो उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी, ठीक है। बस यही है, इसमें भी ऐसा हो रहा है कि मैं ले रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ए में से, इसे दे दिया, ठीक है। तो इसके पास पहले कोई भी चार्ज नहीं था, अब क्या नेगेटिव चार्ज आ गया, बताइए। और इसने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बचा होगा। अरे एक बात मुझे बताइए, अगर कोई एटम होता है ए, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ई, तो ये पॉजिटिव चार्ज बचता है इसमें। यस सर, नहीं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसे घूम रहा है, ठीक है। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या उसके पास पॉजिटिव चार्ज बचता है। क्या आपने केमिस्ट्री में ऐसे करके 2+ देखे, Ca2+ आइंस, है ना। क्यों पैदा होते हैं आइंस, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। बताइए, 2+ का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। आपने ऐसा देखा होगा N, है ना, सोडियम आइन, है ना। प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो मैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाता हूं। ये बात कौन समझ पा रहा है, बताइए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो मैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाता हूं। तो यही बात मैंने यहां बोल दी, मैंने बोल दी कि सर ए कोई ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस तरह का भी एक वो बनता है क्लोरीन, है ना, क्लोरीन नेगेटिव। बताइए क्या होता है इस सिचुएशन में, इसमें होता है कि कोई भी एटम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, नेगेटिव का चार्ज आता है इस पर, और ये देता है तो इसमें पॉजिटिव आ जाता है। समझ पा रहे हो इस बात को, बताइए। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये नेगेटिवली हो गया, ये पॉजिटिवली हो गया, ठीक है। तो
ये कैसे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जो चार्ज को भेजता है, नहीं वो पॉजिटिव होता है। हाँ, और ये बस एक चीज को याद रखना हमेशा कि कभी भी कोई चीज जब चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन को देके या लेके ही होगी। ऐसा कभी नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज को किसी ने दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को अगर भेज दिया तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेगेटिव चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिम्मेदार है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, आप Na मान लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, Na, ठीक है, इसके अंदर मास है। मास क्या होता है, पहले मास को समझ लेते हैं। मास क्या होता है बताइए, मास क्या होता है? देखिए, जिसकी प्रेजेंस है, जिसकी उपस्थिति है इस दुनिया में, उसके पास मास है। हम ये कहेंगे क्या हवा में मास है, एयर में है, वो भी तो भारी होती है, बताइए, उसका भी तो वजन होता है हवा का, है, उसकी भी तो उपस्थिति है इस दुनिया में। जिस वस्तु की यहाँ पर उपस्थिति है इस दुनिया में, उसके पास मास है। ठीक है, मास मतलब ये हड्डी मास बात नहीं कर रहा। फिजिक्स में मास मतलब ये है कि अगर मैं उसका वजन नापूं और नाप सकूं तो उसमें समझिए मास है। लेवन में समझ लीजिए आप, ठीक है। हाँ, मास मतलब वजन से समझो आप, वजन ही है मास। बच्चे शांत हो जाएंगे। अगर मैं कोई ए मान लेता हूं, ये सोडियम है, ठीक है, मुझे अगर इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है, इन दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी मास के मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, अचानक से कोई अदृश्य शक्ति आई उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, तो हमें मास की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन देने या लेने के लिए। पहली डेफिनेशन लिखिए, पहला पॉइंट है ये, लिखिए चार्ज के बारे में। यही पॉइंट तो आएंगे आपके एग्जाम में। चार्ज जो है वो मास से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में लिखिए, चार्ज इज कौन सा हो गया, देखिए, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, चार्ज जो है वो मास से जुड़ा हुआ है, मास की वजह से ही चार्ज है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, चार्ज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। चार्ज इज नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। ठीक है, ये आपके वन लाइनर में आते हैं ये। आप ये सेकंड पॉइंट लिख ही रहे हो, इसके साथ ये भी लिख लीजिए, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, लिख लेना ये भले ही आपको छोटी छोटी चीजें लग रही हो, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। जरूरी थोड़ा है कि हर बार चार्ज ही हो, चार्ज नहीं है। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता उसके पास, है ना। तीसरा पॉइंट कहता है कि चार्ज इज कंजर्व। रुक जाइए, मैं लिखता हूं, चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब समझाता हूं, हम लिख लीजिए, पहले पॉइंट लिख लीजिए। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज बनना है तो उसे बनाने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज बनाना पड़ेगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? कभी ऐसा नहीं है कि कोई भी नेगेटिव चार्ज आ गया, नहीं, उसके लिए पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा। आपने पिछले वाले एग्जांपल में देखा होगा कि जब भी मैं यहाँ पर सोडियम की बात कर रहा था, मैं यहाँ पर क्लोरीन की बात कर रहा था, है ना, तो जब मैंने इसे इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया था और ये नेगेटिव चार्ज बन गया था। तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि मेरे को इसको पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए इसे नेगेटिव बनाना पड़ा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसे नेगेटिव बनाने के लिए इसे पॉजिटिव बनाना पड़ा। तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। समझ पा रहे इस बात को? यानी कि अगर मैं कोई एक ऐसा रूम की बात करते हैं, यहां पे मैं 10 पॉजिटिव चार्ज बना लूं तो 10 क्या होंगे, नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब समझ पा रहे हो कि चार्ज कंजर्व होगा, यानी कि जो टोटल चार्ज है उसका सम कर दोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं कहता हूं कि ये एक रूम है, ठीक है, और यहां पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नेगेटिव चार्ज के, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे 5 पॉजिटिव चार्ज भी होगा। इस बात को कौन समझ पा रहा है बताइए? हाँ, ठीक है, जब E का मतलब यहां पे चार्ज है, ठीक है,
ये बात समझ पा रहे हो? तो इस पे एक सवाल कर लें अच्छा सा। चलो ठीक है, मैं कहता हूं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहाँ पे जो x है वो पॉजिटिव, x की वैल्यू फाइंड करो। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, गुड। चलो फिर एक और सवाल करते हैं। चलो इसे फाइंड करो x की वैल्यू। मुझे एक बात आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना है? अरे ये दोनों नेगेटिव हैं। 15 हो गया, 15 हो गया, तो पॉजिटिव कितना है? 3 और x है ना, तो दोनों को बराबर रख देंगे। अरे मैं यही तो कह रहा हूं कि 3 को इधर ले जाओ, पार आएगा। बताइए कितने आएंगे यार? इजी दे दूं, तुरंत निकाल लेते यार तुम तो। बिल्कुल, मुझे बताइए इन दोनों का सम क्या आएगा? अरे ये इलेक्ट्रॉन का 20 आएगा, इसका सम क्या आएगा? x + 15, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, यही तो कह रहा हूं मैं। कंजर्वेशन का मतलब यही तो है। तो 15 मैं इधर ले आऊंगा, बताओ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इधर नेगेटिव होता, बताइए यहां पे नेगेटिव करना है, तो चलो देखते हैं क्या आता है ना। नेगेटिव करते हैं। चलो अब बात करते हैं क्या करते हैं इसमें, है ना। अब मैं बताइए कि नेगेटिव चार्ज में कितना है? 10 10 15 कितने हो गए? 35 हो गए, और ये x के बराबर होगा क्योंकि इकलौता वही है पॉजिटिव, 35 आ जाता। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि अगर मैं ऐसे रूम क्रिएट कर रहा हूं तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही, ये इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? चार्ज इज कंजर्व, चार्ज संरक्षित रहेगा। कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, ठीक है। चार्ज हमेशा संरक्षित रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक चार्ज ज्यादा निकल गया नेगेटिव से, नहीं। अगर इस दुनिया में कहीं पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा। इसीलिए जब कभी भी तारों में करंट फ्लो होती है, मतलब करंट का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जाता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। उस पॉजिटिव चार्ज को भरने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन प्रभाव होता है। ये हम करंट में पढ़ेंगे, कोई समझ गए? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज फिर से समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। ये था कंजर्वेशन, समझ गए ना सब? ऐसा तो नहीं किसी को समझाना है, ठीक है। क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसी ही हेडिंग लिखी है आपने 4th पॉइंट के लिए, उसके नीचे लिखिए Q = N। अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो समझ गए होंगे। आपको लग रहा पता नहीं कौन सी मैंने एलियन की भाषा लिख दी यहां पे। मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो किसी के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा अपनी पूरी वैल्यू के साथ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन या फिर 1 होगा, या इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, या इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, 100 भी होंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए इस बात को कौन समझ पा रहा है? किसको समझ नहीं आ रहा ये बात, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन्हीं लाइन में ये लिख दूं 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, क्या ये बात सही है? नहीं है सही। कभी भी इलेक्ट्रॉन के टुकड़े किए नहीं जा सकते। साइंटिस्ट आज भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि हम इसके टुकड़े करें। हमें कुछ क्वार्क पार्टिकल जैसा कुछ मिल तो गया है, लेकिन अभी भी उसमें बात चल रही है। अभी ऐसा नहीं कि पूरे रिजल्ट पे पहुंच गए हैं, अभी तक ये पॉसिबल नहीं है। अभी भी मे भी रिसर्च चल रही हो, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े कर दें। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा होता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई कि हमें ना 99.1 इलेक्ट्रॉन गए, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ पा रहे इस बात को? देखिए यहां पे जो Q है, ठीक है, ये क्या है? चार्ज, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो उसे कितना चार्ज बन रहा है, वो क्या बताता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए
मैंने यहाँ पे ये ए बॉडी है, ठीक है, ये बी बॉडी है, मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज पहुंचा, 2 पहुंचे, ठीक है। तो जो यहाँ पे एन है ये बताता है कि कितने नंबर पहुंचे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एन बोल रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एन बोल रहा हूं, तो ये कभी 1 होगा या 2 होंगे या 5 होंगे, बताइए। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि 99.99, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, होल नंबर किसे पता है, होल नंबर, देखिए मैं बता रहा हूं कि नहीं मैं बता देता हूं, जो हम आमतौर पर गिनने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना उसे होल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। होल नंबर उसे नहीं कहते, 1.5 उसे होल नंबर, होल नंबर, होल आपने 9th में पढ़ा हुआ, ये अगर पढ़ा हो तो पढ़ा है ना होल नंबर, अगर क्या, हाँ ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। इनकी शुरुआत 1 से होती है, ठीक है, और ये अनंत तक चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। होल नंबर उन्हें कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1.5 को होल नंबर नहीं कहते, ठीक है। जो n होगा ना, n ये होल नंबर होगा, इसका मतलब क्या है कि 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, है ना। इस बात को समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो e है वो क्या बता रहा है, बताइए। बिल्कुल सही बात है, जो e है ना यहाँ पे e, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 कूलम, ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को। तो अगर मुझे बात बताइए कि मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, तो कितना चार्ज चला गया, कैलकुलेट करें, इस चार्ज को कैलकुलेट करें, बताइए। क्यों कैलकुलेट करते हैं, कितने भेजे मैंने, 2, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, बताइए, मल्टीप्लाई करिए 1.6 का इससे, क्या आएगा, क्या आएगा बताइए गर्ल्स, 3.2 आएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आपका क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट इसी को बोलते हैं क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि अगर मैं ये उस रूम को ले लेता हूं, ठीक है, और इसमें मैं चार्ज फाइंड करता हूं, तो वो चार्ज जो होगा वो पूरे इलेक्ट्रॉन से होगा, ऐसा नहीं 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गया 2.5 इलेक्ट्रॉन आ गया, नहीं, जितने भी होंगे जो चार्ज होगा वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए आप मुझे करके बताइए, एक बार मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ठीक है, 2 का तो मैं कई चुके हैं, 4 दे रहा हूं, ठीक है, एक बार मैं 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, एक बार मैं 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, फिर एक बार 1000 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ठीक है, और एक ये भी ले लो न्यूमेरिकल, वो है 200 करिए इसे, ये दोनों करिए, 4 5 100 1000 200 करिए, क्या, अरे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे यहाँ पे ये Q इजिकल टू एन ही है, तो जो n है वो सारी वैल्यूज है, ये समझ पा रहे हो, n ये सारी n है, e आपको पता ही है, क्यों निकालना है, निकाल सकते हो, ठीक है, n है ये सारी, करिए। पहला सवाल किसका हो गया बताइए, क्या आंसर है, बस 6.4 बता दिया, बाद में 10 टू द -19 तो अपने आप रहेगा, उसके तो छेड़ना ही है ना। 6.4 आ गया भाई, पहले वाले का 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ये भी लिख लीजिए, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, वरना लिख लीजिए। हो गया, बताइए अब 5 वाला करिए, 5 8 आ रहा है बस, ठीक है, 100 वाला करिए, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए कि मैं इसमें बात कर रहा हूं Q इजिकल टू एन ई, ठीक है, जो मेरे पास ये है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना, बताओ, ठीक है, जो n है वो कितना है हमारा 100 है, ठीक है, तो मैं कहूंगा 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, बताइए, ठीक है। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आ जाए, आपको ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें क्या करना है, आपको इसके साथ नहीं छेड़ना,
आपको इसके साथ, ठीक है बता। हाँ हाँ देखिए मैं बता रहा हूं इसको कैसे डील करना है, मैं बताता हूं आपको। ये आएगा 10⁻⁻⁹। अब बताओ ये तो 100 को हम ये लिख सकते हैं, 100 को हम ये लिख सकते हैं 10⁻²। ये इस बात कौन समझ पा रहा है? लिख सकते हैं आप सर? आप ठीक है। तो देखिए मैं 100 को यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁻²। बताइए लिख सकते हैं ऐसे, है ना? और देखिए जब भी ये जैसे ये बेस सेम हो जाए ना तो पावर सम हो जाती है ना? तो इसे लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 + 2। तो बताइए क्या आएगा? 1.6 × 10⁻⁻17। अब बाकी करिए, 1000 का भी है, करिए 1000 के में यहाँ 16 आ जाएगा। ये ठीक है। जैसे बताइए n हमारे पास 100 है, ठीक है, जो e है 1.6 × 10⁻⁻19 है, ठीक है। अब मेरे को ये मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बस पॉइंट बढ़ जाएगी। हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना मल्टीप्लाई में, हमेशा इसे कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक तक रखूं, से ज्यादा ना बढ़ाएं। तो इस 100 को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 100 को ये लिख सकते हैं, ठीक है, 100 को मैं यहाँ पे ले आया, ये लिख दिया मैंने 10⁻², ठीक है। जब ये बेस सेम होता है ना तो ऐसे सम कर देते हैं पावर का, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो? पूछना इसमें, बताइए पूछना आ गया। फिर यहाँ सम किया तो 19 + 2 -17। बाकी की सवाल है और करिए, करिए इन्हें करिए। बात सारे हो गए, ठीक है। अब n की वैल्यू 5.3 पे करिए। हो गया? करना अभी मत, मैंने अभी आपको बोला n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। मान लो उसने एमसीक्यू में दे दिया कि सर n की वैल्यू बताओ कौन सी हो सकती है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे बोल दिया ना 3.2 है, तो आपको ये टिक करना है, ये नहीं हो सकती। जैसे मैंने ये लिखा आपको तुरंत टोक देना चाहिए था, सर आपने पूरा यही तो समझाया था जैसे क्वांटिटाइजेशन में। बताइए हम ये तो फॉर्मूला तो बच्चा भी कर लेगा, यही तो खेल है कि आप यही तो समझना है आपको। नहीं आपको ये क्लिक करना है, यही तुम्हारा काम। कोई नहीं, कोई बात नहीं, यही तो क्लिक करवाना है। बताइए समझ गए? अच्छा फिर n की वैल्यू 7.2 पे भी कर दो। चलो गुड, चलिए ये बना दीजिए। n की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 700, ठीक है। ये क्वेश्चन बना दीजिए। चलिए इन पे एक और क्वेश्चन बना दीजिए, n की वैल्यू इन पे बनाइए इन क्वेश्चनों को। बताइए यही है सवाल हमारा। मुझे एक बात बताइए, 700 को मैं लिख सकता हूं 700 × बताइए ये लिख सकता हूं? इतना समझ में आ रहा है? अब मुझे ये 7 का मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अरे 7 का उससे कर सकता हूं, ठीक है। 7 का मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूं तो यह है 11.2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इन दोनों को लिख सकता हूं यहाँ पे 11.2। बताइए अब मुझे बताइए 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना आएगा? करो तो ये आएगा सर 10⁻⁻19 10.2 है ना। अब बताइए ये यहाँ पे 11.2 है, अरे बताओ, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 10⁻⁻17 है। अब देखिए यहाँ पे दो हैं, दो वैल्यू है डेसिमल के बाद, हमें चाहिए एक वैल्यू। हमेशा याद रखना कभी भी ऐसी पावर्स में आ जाए हमेशा डेसिमल के बाद एक वैल्यू होनी चाहिए। ये बताइए ये मैं -17 लिख रहा हूं, इस माइनस का मतलब क्या है? देखिए मेरे पास अभी तक आंसर है 11.2 × 10⁻⁻90 मैं 70 सॉरी है ना, ठीक है। इस माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब समझ लेते हैं। इस 10⁻⁻17 का मतलब क्या है? चलो देखते हैं, इसके नेगेटिव का मतलब समझते हैं आज, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए सारे बच्चे, मैं ये कहता हूं कि 1/10 मैं 1/10 लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं बार बार इसे ऐसे क्यों लिखूं? वैसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना 10⁻⁻1 इसी को तो लिखते हैं। ये बात कौन समझ नहीं पाया हाथ खड़ा करे। देखिए इस 10 को मैं 1.1 लिख सकता हूं, अरे 1 से 10 का डिवाइड करेंगे 1.1 आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए मैं 1/100 को क्या लिख सकता हूं? बताइए मैं 1/100 को क्या लिख सकता हूं? बताइए 10⁻⁻2। अगर मैं यहाँ पे 5 जीरो लगा देता हूं -5, बताइए। अच्छा मैं यहाँ पे 17 जीरो लगा देता हूं, मैं डॉट 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 17 जीरो, क्या आएगा? 10⁻⁻17
अब इस स्लाइड पे आते हैं। जब मैं कहता हूं 10⁻17 तो यहां पे इस 11.2 के नीचे 17 बार जीरो लगा होगा, समझ रहे हो? यहां पे इस अगर मैं 17 को हटा दूं ना तो यहां पे ये होगा 10000000। ठीक है, आप पहले ये बात समझिए कि इस 10⁻17 को मैं नीचे ये कह रहा हूं कि नीचे 17 बार जीरो लगा हुआ है, ये कह रहे हो? बताइए, अगर 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 17 बार जीरो लगा हुआ है तो इन 17 जीरो में से अगर एक जीरो ऊपर जाएगा तो यहां पे माइनस लग जाएगा। बताइए, ये पॉइंट यहां से निकल के यहां जाएगा? नहीं समझ आया? मेरी बात सुनिए, इधर मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं कह रहा हूं यहां पे 11.2 है, ठीक है, ठीक है, मैं यहां पे एक जीरो लगा देता हूं, मैं 10 से डिवाइड करता हूं, ये 1.12 आ जाएगा। बताइए, ठीक है, चलिए हटाता हूं मैं से 100 से डिवाइड करता हूं इसे, तो ये आएगा 2 जीरो है तो इस डेसिमल यहां आ जाएगा, ये आएगा 112। समझ पा रहे उस बात को? 1000 से करके दिखाऊं? हाँ, ठीक है, अगर मैं यहां से एक जीरो काट देता हूं तो ये डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 1.12। मुझे बताइए 17 में से एक जीरो हट गया, कितने बचे? 16 बचे, नीचे 16 बचे ना, और ये 16 ऊपर जाएंगे क्या बनेंगे? -60। इसे इन शॉर्ट बता देता हूं कैसे आपको टैकल करना है, ठीक है, इन शॉर्ट बता देता हूं कैसे टैकल करना है इसे। जब भी पावर जैसे नेगेटिव आ जाए, हमारे पास ये सिचुएशन बन गई थी, अभी तक ये सिचुएशन बन गई थी, जब भी नेगेटिव पावर हो तो उसमें से एक नेगेटिव पावर कम करो और डेसिमल को उधर ले आओ, ठीक है? समझ पा रहे इस बात को? एक डेसिमल पावर कम करो, एक आगे बढ़ा दो, ठीक है, और पॉजिटिव कम करेंगे तो जो डेसिमल वो आगे चलेगा। जैसे मैं बताता हूं, डिट्टो ऐसे ही लेते हैं सवाल, डिट्टो ऐसा ही लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 11.2 10⁻17 होता है ना, पावर क्या है? पॉजिटिव है, तो एक जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा 10⁻60। देखिए, अगर ये नेगेटिव है, इसमें से अगर एक हटाएंगे तो डेसिमल इस तरफ चलेगा, इस तरफ, और पॉजिटिव है, एक हटाएंगे तो डेसिमल उस तरफ चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर 10 का मल्टीप्लाई होता है और यहां का 10 का डिवाइड होता है। लेकिन आपको ये वाली चीज रेयरली आएगी, ठीक है, एटम वेटम में हम देखेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, ये बात किसको समझ में आ गई? बताइए, सबको आ गई? आपको? आपको? ठीक है, अब हम इस सवाल को करते हैं। बताइए, 1600 हो जाएगा 82? पूछना है आपको? चलिए 82 करते हैं। देखिए, ये आएगा आपका ये आएगा Q इज इक्वल टू N E, ठीक है, N क्या है यहाँ पे? चलो पहले हम 1600 कर लेते हैं, है ना, 1600 है ना, मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए, सबसे पहले देखो जीरो हटाते हैं, सबसे पहले इस जीरो को हटाते हैं, इस जीरो को हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा? 10⁻17 आएगा। इस बात को कौन समझ पा रहा है? किसी को डाउट है? पूछ लीजिए गर्ल्स, कोई डाउट नहीं आपको? ठीक है, इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पे 16 बचेगा, ये बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है। अब इस 16 का 16 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आएगा? 25.6 इंटू 10⁻⁻17। एक नेगेटिव पावर हटाऊंगा तो डेसिमल किधर चलेगा? उधर की इधर, इधर आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 2.56 10⁻⁻16 कूलम करते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू आप बताइए, करें, मल्टीप्लाई करिए आप 82 और इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? 131 2 ये आ रहा है, सही है ये, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है? -19। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे इस डेसिमल को यहां तक लाना है, दो लाओ, दो आएंगे, देखो 1 2 1.312 10⁻⁻17 कूलम, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और रह रहा है, ये आपका वन वर्ड में आ जाता है। मैं बता रहा हूं, पहली बात तो ये कि
जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम, चार्ज यूनिट होती है कूलम, ये आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, अगर चाहो तो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि देखिए, मैं बात करता हूं यहां पे कि मान लीजिए मेरे पास एक कमरा है, ये रूम है, यहां पे 1 कूलम चार्ज है, मैं कहता हूं यहां पे 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पे? 1? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज कितना है, क्यू कितना है? 1। मुझे n पता करना है, e की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसे नीचे लाएंगे, ये बनेगा 1.6 10⁻⁻19 = n। यहां तक कौन समझ पा रहा है? समझ में आ रही है? ये स्टैंडर्ड सवाल ही आता है ऐसे वन वर्ड में, फैक्ट के मारता है वो, ठीक है, समझ पा रहे हो? अब इसकी n की वैल्यू फाइंड करनी है। वो हमेशा एक पूछेगा एमसीक्यूज में कि बताइए कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो हमें n फाइंड करना होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि n की वैल्यू क्या आएगी, इसे सॉल्व कर सकता है कोई? 10⁻⁻19 है, अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बताइए, मैंने आपको अब तक यही तो सिखाया है कि अगर ये 100 है तो ऊपर ये 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 10⁻2 है, ठीक है, तो ये नीचे जाके ये 10⁻2 हो जाएगा ना। अब मुझे बताइए, अब मुझे सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर मान लेता हूं मेरे पास Q की वैल्यू 16 है तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है इस फॉर्मूले से, Q = सारे बच्चे करेंगे। चलो, एक नहीं होगा, पुट कर लो उसमें, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है, एक कहां से हो जाएगा? नहीं, दिमाग से नहीं, कॉपी में लिखो, ऐसा कुछ नहीं करना, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं करना, वो तीरंदाजी, कॉपी का इस्तेमाल पूरा करो। आंसर सही है भाई तेरा। ये बताइए Q कितना है हमारा? 16, बताइए। और हमें जब से लेक्चर शुरू हुआ है तब से हम इस पे बात कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन पे, है ना। Q कितना है हमारा? 16 पुट कर दूं, है? हमें n फाइंड करना है और E की वैल्यू मैं क्या मानना हूं? 119। इसे नीचे लाना पड़ेगा, तो ये आएगा 1.6 10⁻⁻19 n। अब 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा ये? ठीक है, क्या आएगा? 1.6 × 10⁻, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, मैं अगर यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 0 लग जाएगा? ये किसको डाउट है, बताइए? अगर यहां से मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहां 0 लग जाएगा, तो फिर हटाइए और लगा दीजिए। तो ऊपर 160 है, नीचे 16 है, करो डिवाइड, क्या आएगा? 10 आएगा, 10 × 10⁻⁻19 आंसर है, बताइए। हाँ, इतना ही है, ठीक है। तो चलिए, Q की वैल्यू है 96, करिए सारे बच्चे। बिल्कुल सही आंसर है भाई तेरा, बिल्कुल सही है। जिसका ये आंसर है 60 × 10⁻19 आ रहा है, तो वो उसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसका नहीं आ रहा वो हाथ खड़े कर लो, वो हाथ खड़े कर सकता है, गलती करिए और पूछिए मुझसे। चलिए इस सवाल को करते हैं, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। Q की वैल्यू मैंने क्या मानी है? 96, और अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं? Q = NE, है ना, बताइए। अब 96 यहां पुट करिए, n की वैल्यू पुट करिए, ये आएगा 1.6 × 10⁻⁻19, बताइए, है ना। अब इसे नीचे लाएंगे तो ये आएगा 96 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 = n। 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये आएगा 96 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 = है ना। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे और 0 लगा देंगे। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या आएगा? हाँ, बताइए, 60 आएगा, ठीक है। ये आएगा 60 × 10⁻, ये आपका आंसर है। एक सवाल और देते, इसे करिए, 1296 क्या आ रहा है? हैं? ठीक, सबका 810 आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे।